जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इसमें हम कंप्लीट जानेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है और क्या क्या रीजन रहे हैं, इसके सभी के बारे में आज हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये रसिया का पोर्शन है और ये जो यूक्रेन का है। और आपको एक बात बता दें कि जो रसिया है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। हालांकि इसका जो 80% जो एरिया है, 80% क्षेत्रफल है, वो किस में पड़ता है, वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। लेकिन इसकी रसिया की राजधानी मॉस्को वो यूरोप महाद्वीप में होने की वजह से इसको यूरोप महाद्वीप में ही काउंट किया जाता है और यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में जो इसका जब 1991 में 1 दिसंबर 1991 में जब यूएसएसआर 15 देशों में विभाजित हो गया था, उसमें से ही एक बना था यूक्रेन। तो यूक्रेन ये है जो दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया था, यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया था यूरोप महाद्वीप का, अकॉर्डिंग टू द लैंड मास एंड द पॉपुलेशन साइजेबल। तो लैंड मास और पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग ही ये दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया था। और इसके जो ये आपको दिख रहा होगा, देखिए अगले मैप में समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा है यूक्रेन है, ये पूरा पोर्शन जो ये यूक्रेन है और इसके बाद में ये जो है रसिया वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर ये जो लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये दो राज्य हैं इसके यूक्रेन के। तो ये दोनों राज्य जो पड़ते हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं, रसिया के बॉर्डर पर पड़ते हैं और इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा छिड़ा है। और यूक्रेन का ही एक स्टेट है क्रीमिया, जो एक जो छोटा सा हिस्सा देखने में कुछ भारत के नक्शे जैसा लग रहा है, तो ये क्रीमिया है। तो क्रीमिया का जो ये क्रीमिया है, ये 2014 में यूक्रेन से, मतलब रसिया ने यूक्रेन से एनेक्स कर लिया था, अपने में सम्मिलित कर लिया था, इस पे विवाद कर दिया था। तो क्रीमिया है रसिया के पास पहुंच गया था। और क्रीमिया के जस्ट ही नीचे क्या है, ब्लैक सी है और इसके जस्ट ऊपर सी ऑफ एजोब है। तो सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी, काला सागर के बीच में ही ये बसा हुआ है क्रीमिया। तो ये किसने, रसिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था। तो यहीं से ये विवाद स्टार्ट हुआ था, यहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। अब इसके कई रीजन भी बनते हैं, जैसे कि इसमें जो 14-15 देशों में जो विभाजित हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, क्रीमिया जो यूक्रेन में ही पड़ता है, यूक्रेन का ही एक स्टेट है, तो इसको क्या कर दिया था, इसको रसिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में, इसको एनेक्स कर लिया था। अब देखिए डोनेस्क और लुहांस्क ये दो जगह हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैसेस ज़्यादा पाई जाती हैं, जो नेचुरल गैसेस ज़्यादा पाई जाती हैं। और इन गैसों से क्या होता है कि जितने भी यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं, यहीं से नेचुरल गैसेस सारी जाती हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, यूरोप ने क्या किया कि यूरोप सोचने लगा कि इस पर हम अपना आधिपत्य जमा लें, जो डोनेस्क और लुहांस्क है, इस पर हम अपना आधिपत्य जमा लें, तो इसको अपने अंडर कर लें। इसी वजह से क्या हुआ, तो रसिया सोचता था अगर ये यूरोप के अंडर चला जाएगा तो अमेरिका ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इस वजह से देखिए अमेरिका क्यों इसमें पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका के ये सभी मिलकर एक नाटो चलाते हैं, नाटो ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें कुल 30 कंट्रीज सम्मिलित हैं। तो इसी में सम्मिलित करने की बात हो रही थी कि यूक्रेन को इसमें सम्मिलित किया जाए। तो बस इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा। और लुहांस्क और दोनेत्स्क को अपने अंडर करना चाहता था, रसिया है वो अपने अंडर करना चाहता था, क्योंकि जितनी भी नेचुरल गैसेस हैं वो यहीं पर पाई जाती थी सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसेस पाए जाने की वजह से वो अपना आधिपत्य दिखाना चाहता था। अमेरिका और रूस दोनों लोग अपना अपना आधिपत्य दिखाना चाहते थे। तो इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या रीजन रहे थे, बैकग्राउंड क्या रहा था। तो सबसे पहले तो हम बात कर दें कि यह जो कॉन्फ्लिक्ट है लगभग 2 महीने से चल रहा है, जो अभी चल रहा है। वैसे तो हालांकि ये बहुत समय पहले से चल रहा है, इसके हम टाइमलाइन को समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या समझेंगे कि ये केवल 2 महीने से जनवरी और फरवरी 2 महीने से लगभग चल रहा है। और इस मुद्दे को हल करने के लिए जितने भी राजनयिक प्रयासों के प्रगति बहुत कम संकेत दिख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी राजनीतिक प्रयास हैं वो संकेत बहुत कम दिख रहे हैं कि इसको कैसे भी सुलझाया जा सके। यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा है कि इनको सुलझाकर ही काम चलाया जाए, ऐसे युद्ध में कोई लाभ नहीं होने वाला है।
लेकिन इससे क्या हुआ कि यूक्रेन की जो सीमा है, सीमा के साथ पर रूस के पास लगभग कितने 1 लाख से अधिक सैनिक हैं। देखिए जो यूक्रेन की सीमा, जो भी बॉर्डर लाइन है यूक्रेन की, जो भी हमारी बॉर्डर लाइन यूक्रेन की है, तो इसकी बॉर्डर लाइन पर रूस के जो सैनिक हैं 1 लाख से अधिक सैनिक हैं। लेकिन आज ये तो पुरानी बात होगी कि 1 लाख से अधिक हैं, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 1,90,000, कितने 1,90,000 सैनिक ट्रूप्स हैं इस पे बॉर्डर पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर 1,90,000 टोटल ट्रूप्स पहुंचा दिए गए हैं। और युद्ध बहुत ही तेजी से चल रहा है, आज चौथा दिन है हमारा। तो युद्ध में अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी न्यूज़ चैनल से जानकारी ले सकते हैं, किसी भी न्यूज़ चैनल को क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको बता दिया कि 2 महीने से यह संघर्ष चल रहा है और 1 लाख से अधिक ट्रूप्स पहुँचा दिए गए थे, लेकिन अब कितने 1,90,000 ट्रूप्स पहुँचा दिए गए हैं। इसके बाद में इसी बीच क्या हुआ कि उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे हम नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है, जेम्स स्टोल्टनबर्ग हैं। और इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि बेलारूस सहित यूक्रेन की सीमाओं के साथ सैन्य संख्या का निर्माण जारी रखे हुए है। अब देखिए नाटो ने कहा है कि बेलारूस में भी, जो बेलारूस है, अब देखिए बेलारूस क्या है कि जब 1 दिसंबर 1991 को जब यूएसएसआर यूनियन सोवियत से सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर, जो हम रसिया को, जो रसिया का पहले नाम था, तो उसमें से जो भी ये देश अलग हुए थे, 15 देश बनकर अलग हुए थे। उनमें से जैसे रसिया हुआ, यूक्रेन हुआ, अर्मीनिया, वो उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, अरबैजन और कजाकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, एस्टोनिया और जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान और मालदीव, ये इतने 15 देश हैं। ये सब अलग हुए थे 1 दिसंबर 1991 को। अब इसी समय क्या हुआ था, जो उसी में यूक्रेन भी शामिल था और यूक्रेन में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसेस पाई जाती थी। इसके बाद में क्या हुआ, नाटो, यूक्रेन क्या चाहता है कि यूक्रेन चाहता है कि हमको भी नाटो में जगह मिले, यूक्रेन देश को भी नाटो में जगह मिले। अब नाटो में जगह क्यों चाहता है, क्योंकि नाटो एक ऐसे देशों का समूह है कि जिसमें अगर जिन देशों में से किसी एक पर भी हमला होगा, अगर उन देशों में किसी एक पर भी हमला होगा तो वह हमला डायरेक्ट जो जितनी भी एलाइड पावर है, जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, तो इन पर माना जाएगा, इन पर हमला माना जाएगा। तो ये सभी लोग एक साथ मिलकर उस पर वापस से अटैक करेंगे। तो इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि नाटो में उसको सम्मिलित किया जाए। अब यूक्रेन की सीमाओं के साथ जो सैन्य संख्या का निर्माण है वो जारी रखे हुए रूस क्या कर रहा है कि रूस जितनी भी यूक्रेन की जो बॉर्डर है, यूक्रेन का जो भी बॉर्डर है उसमें सभी अपने सैनिक भेज रहा है रूस, जिससे कि जंग को और अच्छे से बढ़ाया जा सके। अब देखिए इसका बैकग्राउंड क्या रहा था कि इसका जो हमारा बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो रसिया और यूक्रेन बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके बैकग्राउंड के बारे में हम समझते हैं। तो यूक्रेन में सीमा संघर्ष कब से स्टार्ट हुआ था, नवंबर 2013 से स्टार्ट हुआ था। देखिए अगर सीमा संघर्ष की बात करें तो ये तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो एक्चुअली में हुआ है वो नवंबर 2013 से हुआ है। और नवंबर 2013 से स्टार्ट होने के बाद में और 2014 में क्या किया गया, क्रीमिया, जो यूक्रेन का ही एक स्टेट है क्रीमिया, उसको अपने अंतर्गत शामिल कर लिया था रूस ने, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, एनेक्स कर लिया था उस पर। तो इसी वजह से यह जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नवंबर 2013 से स्टार्ट होता है, जो कीव की राजधानी के विरोध के साथ शुरू हुआ था। देखिए कीव की राजधानी में विरोध के साथ यह शुरू हुआ था। और यूक्रेनी राष्ट्रपति उस समय कौन थे, विक्टर यानुकोविच। अब देखिए विक्टर यानुकोविच के यूरोपीय संघ के साथ अधिक आर्थिक एकीकरण के लिए एक समझौते को अस्वीकार करने के लिए फैसले के खिलाफ किया गया है। अब देखिए विक्टर यानुकोविच और एक थे विक्टर योसेकोविच, तो इनके बीच में ही पहले से भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं पहले 2013 की। तो जो विक्टर यानुकोविच हैं कि यूरोपीय संघ के साथ अधिक आर्थिक एकीकरण के लिए समझौते को अस्वीकार करने के फैसले के खिलाफ है। तो ये बात हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि राज्य सुरक्षा बलों द्वारा हिंसक कार्रवाई के बाद भी अनायास ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को आकर्षित किया गया और संघर्ष को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति यानुकोविच फरवरी 2014 में देश छोड़ भाग गए थे। राष्ट्रपति जो यानुकोविच हैं वो फरवरी 2014 में देश छोड़कर भाग गए थे।
अगला देखिए पॉइंट क्या बन रहा है। मार्च 2014 में क्रीमिया द्वारा विवादित स्थानीय जनमत संग्रह में रूसी संघ में शामिल होने के लिए मतदान करने के बाद औपचारिक रूप से प्रायद्वीपीय पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के क्रीमियम क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। अब देखिए मार्च 2014 में जो हमारा क्रीमिया है, जो मैंने बताया पहले ही मैप में समझाया था, तो क्रीमिया जो क्रीमिया है ये प्रायद्वीपीय क्यों हो गया, क्योंकि प्रायद्वीपीय मुझसे कहते हैं जो जगह तीन ओर से पानी से घिरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। अब हालांकि ये छोटा सा हिस्सा ये भी पानी से घिरा है, तो ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये कौन कौन से, ब्लैक सी, काला सागर और सी ऑफ एजोव, दो जगह से मतलब पूरा पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए प्रायद्वीपीय। तो यूक्रेन के क्रीमियम क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया था। किसने नियंत्रण कर लिया था? रूस ने नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद में क्या हुआ कि रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया और दक्षिण पूर्व यूक्रेन में रूसी नागरिकों और रूसी वक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता का हवाला दिया। अब देखिए ये वही वाला हाल हो गया सेम जैसे ब्रिटिश कहते थे कि इंडिया पर हम हुकूमत कर रहे हैं तो हम उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, उनके राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अन्य प्रकार के जो भी अधिकार हैं उनके, हम उनको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो इसी प्रकार से रसिया ने भी क्या कहा कि जो व्लादिमीर पुतिन है रसिया के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने कहा है कि रूसी नागरिकों और रूसी वक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता का हवाला दिया है कि हम इसकी रक्षा की आवश्यकता कर रहे हैं, रक्षा करने की आवश्यकता है हमें इन लोगों की, जो हमारी क्रीमिया के इन लोगों ने क्रीमिया को आधिपत्य बनाया था, तो यही कहकर बनाया था कि हमें इनके रूसी नागरिक होंगे जो और रूसी वक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम इसको अपने अंडर कर रहे हैं। अगला देखिए क्या पॉइंट है कि सीमा संघर्ष ने जातीय विभाजन को बढ़ा दिया है। अब जैसे जैसे सीमा संघर्ष बढ़ता रहा, आप देखिए अगर किसी भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं भी, अगर आप भले ही इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का भी अगर कभी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसमें क्या हुआ, जातीय विभाजन को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच में चलता रहता है तो इसमें जातीय विभाजन होता है, हालांकि इसमें जातीय विभाजन कम और धर्म विभाजन ज़्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, तो इसी वजह से धर्म विभाजन को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जातीय विभाजन को बढ़ा दिया गया कि जो भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सीमा संघर्ष चल रहा था, इसमें जातीय विभाजन को बढ़ा दिया गया है। और 2 महीने बाद पूर्व यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में रूसी समर्थक ने क्या किया, अपने में कब्जा कर लिया और यूक्रेन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि जो डोनेट्स्क और लुहांस्क है, जो मैंने 2 एरिया बताए थे आपको मैप में, तो वही 2 एरिया हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, इनको क्या कर दिया कि यहाँ के ये जो दोनों क्षेत्र हैं, यहाँ के जो रूसी समर्थक होंगे उनको अलगाववादियों में, मतलब इनको अलग करने के लिए कर दिया कि इनकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क भी अब स्वतंत्र हो गए हैं, यहाँ से यूक्रेन से स्वतंत्र हो गए हैं। और इसी जनमत संग्रह को आयोजित किया गया, तो और यही एक जनमत संग्रह मान लिया गया और इसको आयोजित कर दिया गया। इसके बाद में अगला देखिए क्या बनता है। जुलाई 2014 में क्या हुआ कि यूक्रेन की स्थिति एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में बदल गई और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप संघ, जिसे हम EU कहते हैं, यूरोप संघ को रूस के साथ मुश्किल में डाल दिया जब एक मलेशियाई एयरलाइंस को उड़ान को यूक्रेनी हवाई क्षेत्र पर गोली मार दी गई, जिसमें सभी 298 जहाज पर मारे गए। देखिए 298 लोग थे करीबन जहाज में, वो सभी लोग मारे गए क्योंकि मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान पर यूक्रेनी हवाई क्षेत्र पर गोली मार दी गई है। और इससे पहले जो वीडियो आया था एक क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया, जो एयरपोर्ट को उन लोगों ने अपने विवाद में शामिल किया था जिस पर कब्जा कर लिया था, उसके बारे में मैंने पहले बताया। तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो को जरूर देखें पूरा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए बात करते हैं मुख्य रूस यूक्रेन सीमा संघर्ष की घटनाओं की अब तक की समय रेखा, जो हमारी टाइमलाइन बनेगी, इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। अब टाइमलाइन में हम सबसे पहले तो हम आपको डिस्कस करने के थ्रू में आपको एक चीज़ बता दें, तो टाइमलाइन में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइमलाइन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखिए दिसंबर 1 1991, दिसंबर 1 1991 को क्या हुआ था, जो USSR है, जो हमारा रसिया वाला पार्ट है जिसे हम USSR पहले कहते थे, USSR है, यह कुल 15 देशों में विभाजित हो गया था, जिसमें से एक बना था यूक्रेन। तो यूक्रेन को 1 दिसंबर 1991 को स्वतंत्रता मिल गई थी और यह द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन गई थी, जो कि लैंड मास के अकॉर्डिंग और
साइजेबल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बन गई थी। और इसी के बाद में क्या हुआ था कि 5 दिसंबर 1994 को क्या हुआ, ठीक 3 साल बाद 5 दिसंबर 1994 को चौथी साल में द बुदापेस्ट मेमोरेंडम, एक जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी, जिसे हम सिक्योरिटी एश्योरेंस, सुरक्षा एश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या किया गया था कि जितनी भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो भी यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूक्रेन ने एग्रीमेंट किया था कि जितने भी मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हम सभी रसिया फेडरेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे और हम एक नॉन न्यूक्लियर पावर की तरह ही वर्क करेंगे, मतलब नॉन न्यूक्लियर पावर की तरह ही रहेंगे। यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगी, वो एक नॉन न्यूक्लियर पावर रहेगा। तो ये एक टाइमलाइन यहाँ से हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या हुआ था कि नवंबर दिसंबर 2004 में, आप कह सकते हैं नवंबर दिसंबर 2004 में क्या हुआ था, ऑरेंज रिवॉल्यूशन मतलब नारंगी क्रांति हुई थी, ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था। अब ये क्यों हुआ था, देखिए जब 2014 में क्या हुआ था, 2014 में एनेक्स किया था क्रीमिया के ऊपर रूस ने क्रीमिया के ऊपर एनेक्स किया था, उसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। तो यही रीजन था। इससे पहले 2004 में जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे थे, तो उसमें जो विक्टर यूशचेंको जो कि एक वेस्टर्न ओरिएंटेड थे और दूसरे थे विक्टर यानुकोविच, इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, इसको रसिया सपोर्ट कर रही थी। तो इन्हीं दोनों की वजह से ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, क्योंकि यूक्रेन वाले समझ गए थे अगर विक्टर यानुकोविच जीत जाएंगे तो रसिया क्या है, रसिया दोबारा से यूक्रेन पर अपना आधिपत्य कर लेगा। तो इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी हो गई। तो एक मैसिव कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसको हम ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। बाद में क्या हुआ कि विक्टर यानुकोविच जो रसिया सपोर्ट कर रही थी जिसको, तो वह जीत जाते हैं। और इसी कारण की वजह से क्या हुआ था कि 2014 में जब तक वो रहते हैं प्रेसिडेंट, तो 2014 में जब वो भाग गए थे उससे पहले ही क्रीमिया पर एनेक्स कर लिया था रसिया ने, क्योंकि जो विक्टर यानुकोविच हैं वो रसिया उनको सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो रसिया की तरफ से ही पूरे थे। तो इसीलिए क्या हुआ था, एनेक्स कर लिया था क्रीमिया पर, रसिया का जो मतलब यूक्रेन का जो एक पार्ट है वहाँ पर एनेक्स कर लिया था। अब इसके बाद में बात करते हैं नवंबर 2021 की। जब देखिए करीबन ये जब स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है इसके हम बारे में जानते हैं। जो पूरा हम डिटेल डिस्कशन है, टाइमलाइन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए नवंबर 2021 से मेन रीजन स्टार्ट होता है कि अब वापस से लड़ाइयाँ दोबारा से शुरू हो गई, युद्ध के तरीके वर्क करता है। तो नवंबर 2021 में देखिए क्या हुआ था, सैटेलाइट इमेजनरी यूक्रेन के साथ सीमा पर रूसी सैनिकों के एक नए निर्माण को दिखाती है। और कीव का कहना है कि मॉस्को ने टैंक और अन्य सैन्य हार्डवेयर के साथ 1 लाख सैनिकों को जुटाया है। देखिए ये जब नवंबर 2021 की बात थी तब कुल 1 लाख सैनिक थे, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 1,90,000 से भी अधिक सैनिक बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और कई ज़्यादा टैंकों की संख्या बॉर्डर पर पहुंच चुकी है, जिससे बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा भयानक युद्ध चल रहा है। और इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं 7 दिसंबर 2021 की। अब 7 दिसंबर को क्या हुआ था, तो 7 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने पर पश्चिम आर्थिक प्रतिबंधों को व्यापक रूप से लागू करने की चेतावनी दी थी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इन्होंने क्या कहा था, रूस को चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन पर हमला करने पर पश्चिम आर्थिक प्रतिबंधों को व्यापक रूप से लागू करने की चेतावनी दे दी थी कि जितनी भी पश्चिम आर्थिक प्रतिबंध हैं, जो भी आपको आर्थिक तरीके से सहायता दी जाती है या फिर आर्थिक मदद मिलती है, जैसे कि व्यापार में जो मदद मिलती है, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पश्चिमी तरफ से करते हैं, तो वो जितने भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे वो व्यापक रूप से हैं, वो आपके सबको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए प्रतिबंध लागू करने की चेतावनी दी थी कि यूक्रेन पर आप हमला मत कीजिए, नहीं तो आपके जितने भी व्यापक रूप से जो आर्थिक प्रतिबंध हैं वो लगा दिए जाएंगे। तो इसी वजह से अब आगे देखते हैं अगला क्या हुआ था। 17 दिसंबर को देखिए क्या हुआ था, रूस पश्चिम को विस्तृत सुरक्षा मांगे प्रस्तुत करता है, जिसमें नाटो पूर्वी यूरोप और यूक्रेन में सभी सैन्य गतिविधियों को बंद कर देता है और गठबंधन कभी भी यूक्रेन या अन्य पूर्व सोवियत देशों को सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है। तो
तो ये बात हुई थी 17 दिसंबर 2021 को। इसके बाद में 3 जनवरी 2022 में देखिए क्या हुआ, जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को आश्वस्त किया कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका निर्णायक प्रतिक्रिया देगा। अब देखिए 3 जनवरी 2022 को जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा कि अगर आश्वासन दिया कि अगर रूस वापस से यूक्रेन पर हमला करेगा तो अमेरिका उस पर निर्णायक प्रतिक्रिया देगा, मतलब उसका निर्णय लेगा कि कैसे क्या निर्णय करना चाहिए, तो निर्णायक प्रतिक्रिया लेगा, तो निर्णायक प्रतिक्रिया देगा। ये आश्वासन दिया जो बाइडेन ने व्लादिमीर जेलेंस्की को, ये आश्वासन दे दिया। इसके बाद में 10 जनवरी 2022 को क्या हुआ, अमेरिका और रूसी अधिकारी राजनयिक वार्ता के लिए जिनेवा में मिलते हैं। देखिए जितने भी अमेरिका के अधिकारी और रूस के अधिकारी, जैसे प्रेसिडेंट हुआ और भी अन्य जो मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर हुए, वो सभी कहाँ पर मिलते हैं, जिनेवा में मिलते हैं। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो जिनेवा में मिलते हैं। लेकिन मतभेद अनसुलझे रहते हैं। अब मिलते जरूर हैं, मीटिंग जरूर होती है, लेकिन उनमें कोई भी जो मतभेद होते हैं वो अनसुलझे रहते हैं, सुलझ नहीं पाते हैं, सुलह हो नहीं पाती है, वो और ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मॉस्को सुरक्षा मांगों को दोहराता है, जिसे वाशिंगटन कहता है कि वह स्वीकार नहीं कर सकता। अब देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट में, जैसा कि पहले बताया कि जो रूस है उसका 80% एरिया है वो कहाँ पर पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। लेकिन जो 20% आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो रूस का मेन पार्ट है, उसकी राजधानी मॉस्को, वो कहाँ पर पड़ती है, यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। और इसी वजह से मॉस्को की सुरक्षा की मांग जितनी भी हैं, वो रूस कहता है कि हमारी जो मॉस्को राजधानी है उसकी सुरक्षा की मांगों को दोहराना पड़ेगा, कि आपको जितनी भी जो मॉस्को की सुरक्षा होगी उस पर आपको अमल करना होगा, उसको मॉस्को की सुरक्षा देनी पड़ेगी, मॉस्को पर कोई भी अटैक ना हो या फिर कोई भी अन्य कोई भी मतलब मतभेद ना आए। तो इस वजह से ये सुरक्षा करनी पड़ेगी, और जिसे वाशिंगटन कहता है कि वह स्वीकार नहीं कर सकता। और वाशिंगटन के क्या है, वाशिंगटन डीसी, जो वाशिंगटन है वो मतलब अमेरिका है, अमेरिका वो क्या कहता है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम मॉस्को को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये बात यहाँ से कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा पैदा हो जाता है। वे लोग मिलते जरूर हैं, मतभेद होते हैं, मतभेद अनसुलझ जाते हैं और कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, विवाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मॉस्को की सुरक्षा को स्वीकार नहीं करता है। कौन नहीं करता है, अमेरिका स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद में 24 जनवरी 2022 को क्या हुआ, नाटो सेना को स्टैंड बाय पर रखता है और अधिक जहाज़ों पर लड़ाकू जेट के साथ पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करता है। कुछ पश्चिमी देशों ने कीव से गैर जरूरी दूतावास के कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया और अमेरिका ने 8500 सैनिक को अलर्ट पर रखा है। अब 24 जनवरी को क्या हुआ कि नाटो सेना का स्टैंड बाय पर रखता है, जितनी भी नाटो सेना है वो स्टैंड बाय पर रखता है और अधिक जहाज़ों और लड़ाकू जेट के साथ पूर्वी यूरोप अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि नाटो की जितनी भी सेना है वो पूर्वी यूरोप और जितने भी सैनिक उपस्थित थे उसमें, उन सभी को वो और ज़्यादा मजबूत कर देता है कि और ज़्यादा आप सतर्क रहें कि कभी भी हमला हो सकता है। और कीव से गैर जरूरी दूतावास के कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देता है। जो कीव है, वहाँ कीव एक राष्ट्र है, तो वहाँ पर जितने भी गैर जरूरी दूतावास हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो दूतावास हैं, तो जो एम्बेसी बनी होती हैं, जैसे भारत की भी एम्बेसी बनी होगी या फिर अन्य देशों की भी एम्बेसी बनी होगी, तो वो दूतावास हैं, तो उनको क्या करता है, निकालना शुरू कर देता है कि आप गैर जरूरी हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो उनको निकालना शुरू कर देता है। और अमेरिका ने 8500 सैनिकों को अलर्ट पर रख देता है कि आप लोग अलर्ट पर रहेंगे कि कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिका कितने 8500 सैनिकों को अलर्ट पर रखता है। और 26 जनवरी को देखिए क्या होता है, वाशिंगटन रूस की सुरक्षा मांगों के लिए एक लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। अब देखिए वाशिंगटन क्या करता है, रूस की सुरक्षा मांगों, जो भी उसकी सुरक्षा मांगे थी, मॉस्को के लिए सुरक्षा मांगे थी, उन पर एक लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है कि मॉस्को की चिंताओं के सैद्धांतिक और व्यवहारिक मूल्यांकन की पेशकश करते हुए नाटो को ओपन डोर नीति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराता है। अब देखिए ओपन डोर नीति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराता है, मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी परेशानी आ रही है, तो नाटो जो ओपन डोर प्रति प्रतिबद्धता होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आकर अपनी परेशानी को बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ये सुरक्षा दोहराता है।
इसके बाद 27 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी में संभावित रूसी आक्रमण की चेतावनी दी और चीन रूस के पीछे अपना राजनीतिक वजन फेंकता है और अमेरिका से कहता है कि मॉस्को की वैध सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो ये बात रूस कहता है। इसके बाद में 28 जनवरी को देखिए क्या होता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस की मुख्य सुरक्षा मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन मॉस्को बात करने के लिए तैयार है। अब देखिए क्या होता है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो कहते हैं कि जो भी रूस की सुरक्षा मांगे हैं, मॉस्को के प्रति वाशिंगटन से सुरक्षा मांगे हैं, इनको स्वीकार नहीं किया गया, इनको ध्यान नहीं दिया गया। जितनी भी सुरक्षा मांगे भेजी गई हैं, बताई गई हैं, इन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, इनको इग्नोर किया गया है। लेकिन मॉस्को बात करने के लिए तैयार हो गया था। मॉस्को बात करने के लिए क्या तैयार है कि मॉस्को दोबारा से बात करने के लिए तैयार हो गया था कि हमें सुलह करनी है। और 31 जनवरी को क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष बंद सत्र में यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका और रूस के बीच नोकझोंक हुई। अब देखिए अमेरिका और रूस के बीच नोकझोंक होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि वो यूक्रेन संकट की वजह से। यूक्रेन क्या है, यूक्रेन के जो दो जगह हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, इनको रूस अपने अंडर में करना चाहता है और 2014 में ऑलरेडी से क्रीमिया को अपने अंडर कर लिया था। तो इसी रीजन की वजह से क्या हुआ था, तो अमेरिका और रूस के बीच में नोकझोंक स्टार्ट हो गई है। 1 जनवरी को क्या होता है कि पुतिन ने आक्रमण की योजना से इनकार किया और अमेरिका पर अपने देश की सुरक्षा मांगों को अनदेखी करने का आरोप लगाया। अब 1 फरवरी 2022 को देखिए वापस से क्या किया कि अगर वो आक्रमण करने वाला था तो आक्रमण की जो योजना बनाई थी, उसने प्लान बनाया था, इन्वेजन का प्लान बनाया था, तो उसे इनकार कर दिया और अमेरिका पर अपने देश की सुरक्षा मांगों को अनदेखी करने का आरोप लगाया और अमेरिका पर ही वापस से आरोप लगा दिया कि आप जो हमारी सुरक्षा मांगे हैं इनको आप अनदेखा कर रहे हैं, इनको आप इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरेंस कर रहे हैं, जितनी भी सिक्योरिटी डिमांड्स हैं इनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आरोप लगा दिया गया था। 6 फरवरी 2022 को देखिए क्या होता है, अमेरिकी मीडिया ने में गुमनाम रूप से उद्धत अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के लिए 70% सैनिक निर्माण स्थापना की है। अब देखिए जब 1 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने मना किया, आक्रमण की जो योजना बनाई थी उसको इनकार कर दिया कि हम आक्रमण नहीं करेंगे और अमेरिका पर अपने देश की सुरक्षा की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगा दिया था, इग्नोर करने का आरोप लगा दिया गया था। लेकिन जो अमेरिका की कुछ गुमनाम रूप से जो मीडिया है उन्होंने पता लगाया कि ये जो बात है बिल्कुल फेक है और ये रूस बिल्कुल फेक तरीके से बात कर रही है और ऐसा कोई भी उसका वो रीजन नहीं है, वो आक्रमण करना चाहता है और उसने 70% जो सैनिक निर्माण है उसकी स्थापना कर दी है। जो आक्रमण के लिए सैनिक निर्माण है 70% से अधिक की स्थापना कर दी है। जैसे 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स भेज दिए थे, सैनिक ट्रूप्स भेज दिए थे, सैनिक दल भेज दिए थे वो जो यूक्रेन के बॉर्डर पर, और 70% और बल्कि 1 फरवरी को क्या कर रहा था, रूस मना कर रहा था कि हम आक्रमण नहीं करेंगे और 6 फरवरी को पता लगता है, अमेरिकी मीडिया पता लगाती है कि ये बात बिल्कुल गलत है, फेक न्यूज़ है और 70% से अधिक सैनिक निर्माण कर लिए हैं आक्रमण के लिए, तो ये बात बिल्कुल फेक है। इसके बाद में 8 फरवरी को देखिए क्या होता है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने मॉस्को में मैराथन वार्ता के लिए पुतिन से मुलाकात की और संवाददाताओं से कहा कि रूस यूक्रेन संकट को नहीं बढ़ाएगा। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रो, इन्होंने मॉस्को में, जो रूस की राजधानी है मॉस्को में, यहाँ पर मैराथन वार्ता, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही लंबी चौड़ी टाइम तक चलने वाली वार्ता पुतिन से, वार्ता के लिए पुतिन से, जो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, इनसे मुलाकात की और संवाददाताओं से कहा कि रूस यूक्रेन संकट को नहीं बढ़ाएगा। जो रूस है वो जितने भी यूक्रेन के संकट है इनको अब और नहीं बढ़ाएगा, कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो इसके संकट को और नहीं बढ़ाएगा। हालांकि क्या होता है कि क्रेमलिन ने इस बात से इनकार कर दिया तो कि मैक्रो और पुतिन ने संकट को कम करने के लिए कोई समझौता किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दामित्री पेस्कोव ने कहा कि मौजूदा स्थिति में मॉस्को और पेरिस किसी भी सौदे पर नहीं पहुंच सकते हैं। 10 फरवरी 2022 को देखिए क्या होता है, तो यूके के विदेश सचिव लिज ट्रस और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बीच निरर्थक बातचीत हुई है। यूके के विदेश सचिव लिज ट्रस और रूस विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बीच में निरर्थक बातचीत हुई है। कोई जो बातचीत चल रही है
दोनों में बातचीत हुई 10 फरवरी 2022 को। इसके बाद में 11 फरवरी को क्या हुआ, जो बिडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन का कहना है कि अमेरिका खुफिया जानकारी से पता चलता है कि 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक समाप्त होने से पहले कुछ दिनों के भीतर रूसी आक्रमण शुरू हो सकता है। अब देखिए, जो सुरक्षा सलाहकार हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के सुरक्षा सलाहकार हैं जेक सुल्लिवन, उनका कहना है कि जो अमेरिका खुफिया जानकारी से उन्होंने पता लगाया, इंटरपोल से उन्होंने पता लगाया है कि जो बीजिंग ओलंपिक जो 20 फरवरी 2022 को समाप्त होंगे। और इससे आपको बता दें कि बीजिंग ओलंपिक से रिलेटेड पूरा वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसमें जितनी भी संपूर्ण जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी जल्दी से। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जल्दी से जल्दी देखें। और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजिंग ओलंपिक, जिसे विंटर ओलंपिक या शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग में आयोजित हुए थे और उसमें भारत के कोई भी पदक नहीं थे। और आरिफ खान जम्मू कश्मीर राज्य के हैं, वो भारत की तरफ से अकेले क्वालिफाई करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यूएस और यूके अपने नागरिकों को से यूक्रेन छोड़ने का आग्रह करते हैं। राष्ट्रपति बिडेन ने अमेरिका से पोलैंड 2000 और सैनिकों की तैनाती की घोषणा कर दी है। अब देखिए, यूक्रेन में जितने भी यूके और यूएस के जो नागरिक हैं उनसे आग्रह करते हैं कि यूक्रेन में रहने वाले नागरिकों से आग्रह करते हैं, जो कि देखिए यूएस के नागरिक और यूके के नागरिक जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनसे यूक्रेन छोड़ने का आग्रह करते हैं कि आप यूक्रेन को छोड़ दीजिए, वहाँ पर बहुत ही जल्दी कॉन्फ्लिक्ट या फिर वार हो सकता है, युद्ध हो सकता है, तो यह आग्रह करते हैं। और इसी कारण की वजह से क्या होता है कि राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका से पोलैंड में 2000 और सैनिकों की तैनाती की घोषणा कर दी। तो अमेरिका से पोलैंड में 2000 और ज़्यादा सैनिक बढ़ा दिए गए और उनकी तैनाती की घोषणा कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं 12 फरवरी में। देखिए 12 फरवरी को क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बिडेन और पुतिन के बीच बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से व्यापक मानवीय पीड़ा होगी और पश्चिमी संकट को समाप्त करने के लिए कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अन्य परिदृश्यों के लिए समान रूप से तैयार हैं। पुतिन ने काल में शिकायत की कि अमेरिका और नाटो ने रूसी मांगों पर संतोषजनक प्रक्रिया नहीं दी कि यूक्रेन और सैन्य गठबंधन में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाए, और नाटो ने पूर्वी यूरोप से सेना वापस खींच ली। जो भी नाटो की जो पूर्वी यूरोप में सेना तैनात हुई थी वो पूरी वापस खींच ली थी 12 फरवरी को। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बिडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कह दिया कि रूसी आक्रमण से व्यापक मानवीय पीड़ा होगी, इससे पश्चिम संकट को भी समाप्त करने के लिए कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जो अन्य परिदृश्य के लिए समान रूप से तैयार हैं। पुतिन ने काल में शिकायत की कि अमेरिका और नाटो ने रूसी मांगों पर संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दी है, कि जो रूस ने शिकायत की थी, मॉस्को की सुरक्षा के लिए बात की थी, उस पर किसने नाटो ने और अमेरिका और नाटो ने रूसी मांगों, जितनी भी रूस ने मांगे की थी, उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी वजह से वो युद्ध करने के उन्हें ज़रूरत पड़ी है। तो यूक्रेन और 17 फरवरी देखिए 17 फरवरी 2022 को क्या होता है कि यूक्रेनियन ने ध्वज लहराते एकता के राष्ट्रीय प्रदर्शन के साथ मॉस्को के दबाव पर टाल दिया, जबकि यूएसए ने चेतावनी दी कि क्रेमलिन की घोषणाओं के बावजूद रूस ने यूक्रेन की सीमाओं के पास 7000, देखिए पहले कम भेजे थे, 800-850 भेजे थे, फिर उसके बाद में 2000 भेजे, फिर उसके बाद में 7000 सैनिकों को जोड़ा था कि बलों को क्षेत्र से वापस खींचा जा रहा था। अब देखिए 7000 सैनिकों को जोड़ा था कि बलों को क्षेत्र से वापस खींचा जा रहा था। इसके बाद में 18 फरवरी को क्या होता है कि जैसा कि यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके संगठन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कूटनीति के लिए अभी भी जगह है। रूस ने मॉस्को में दूसरे सबसे बड़े अमेरिकी राजनयिक की निष्कासित कर दिया है। जो रूस में है, रूस की राजधानी है मॉस्को, तो इसमें दूसरे सबसे बड़े अमेरिकी राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। देखिए 18 फरवरी को ये हुआ। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ता चला गया है। अब कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब एक देश दूसरे देश में आपस में जो क्या करते हैं, उनके दूतावास, उनके राजनयिक या फिर आप एम्बेसी को उनको भ्रष्ट करना, उनको नाश कर देना, या फिर उनके जो क्या करना, निष्कासित कर देना, उनको रिजाइन कर देना, डिप्लोमेट कर देना। तो इस वजह से क्या हुआ है कि उन लोगों में आपस में और ज़्यादा कंट्रावर्सी बढ़ने लगी, रूस और अमेरिका में।
19 फरवरी को क्या होता है, नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने शनिवार को कहा कि उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष को टालने के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को नाटो रूस परिषद के लिए बातचीत में शामिल होने के लिए एक पत्र भेजा है। अब देखिए, रूस और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा ना बढ़े, तो इस वजह से रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, इनको नाटो रूस परिषद के भीतर बातचीत में शामिल होने के लिए एक पत्र भेज दिया गया है, एक लेटर भेज दिया गया है कि आप लोग बातचीत करके ही मैटर सुलझा सकते हैं हम लोग, तो आप इसमें शामिल हों, तो आप इस बातचीत करने में शामिल हों, बातचीत करें आकर, जो नाटो और रूस परिषद की जो बातचीत होगी उसमें आप बातचीत करें आकर। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रपति स्थिति को लेकर नाटो देश और मॉस्को के बीच तनाव में वृद्धि की बीच रूस में यूक्रेन पर संकट पर भारत की स्थिति का स्वागत किया। प्रतिक्रिया एक दिन बाद आई जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि शांत और रचनात्मक कूटनीति समय की ज़रूरत है और तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचा जाना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, जैसे भारत को पता चलने लगा कि भारत को ये पता चलने लगा कि अब रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट होगा और इससे थर्ड वर्ल्ड वार की भी आशंका जताई जा सकती है, तो भारत ने कहा कि शांत और रचनात्मक कूटनीति समय की जरूरत है। तो समय के साथ ही साथ आपको शांत और रचनात्मक कूटनीति अपनानी चाहिए, शांत रहना चाहिए, और जरूरी नहीं कि युद्ध से ही सब बात सुलझाई जा सके, कभी कभी शांति से भी बात को समझाया जा सकता है और रचनात्मक कूटनीति बनाकर ही बात को सुलझाया जा सकता है। तो ऐसा भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये भारत ने कहा है, और ये भी कहा था कि तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचा जाना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि तनाव बढ़ता जाए और इससे आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो इसी वजह से जो भी तनाव को बढ़ाने वाले कदम हैं तो उनसे बचा जाना चाहिए, कि युद्ध जरूरी नहीं, युद्ध ही किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो। रचनात्मक कूटनीति और शांति ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। क्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी ये भी एक क्या हो सकता है, समय की ज़रूरत हो सकती है, जिससे हम क्या करते हैं, बचा जा सकता है, युद्ध की परिस्थिति से बचा जा सकता है। अब देखिए 21 फरवरी को क्या घटना घटित हुई, तो 21 फरवरी को हुआ था यूक्रेन की स्थिति पर यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक हुई थी, इमरजेंसी बैठक हुई थी। उसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर तनाव का बढ़ना गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाओं में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता है। अब देखिए, यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसमें जो भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व हैं जिस टीएस त्रिमूर्ति, इन्होंने कहा था कि जो भी रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर जो भी विवाद चल रहा है उसका तनाव का बढ़ना गहरी चिंता का विषय है। बहुत ज़्यादा इससे चिंता बढ़ रही है, उससे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन घटनाओं में क्षेत्रों की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता है। अब जब जैसे ही तनाव बढ़ता जाएगा, कंट्रोवर्सी होती जाएगी, तो इसमें क्या होगा, ये जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती जाएंगी तो इसके आसपास जो प्रभावित क्षेत्र होंगे उसकी शांति और सुरक्षा दोनों ही कमजोर करने की क्षमता है और दोनों ही कमजोर हो सकती हैं। इसके बाद में 22 फरवरी को देखिए क्या होता है। 22 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूक्रेन को रूस द्वारा निर्मित देश के रूप में दावा करते हुए एक भावनात्मक और व्यथित भाषण दिया कि पूर्वी यूक्रेन में 2 रूसी समर्थित क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है और यूक्रेन की सरकार को धमकी दी है कि रक्तपात जारी रह सकता है। अब देखिए 22 फरवरी 2022 को वापस से रूस ने क्या कर दिया है, उनको यूक्रेन सरकार को धमकी दे दी है कि रक्तपात जारी हो सकता है, जिसे हम ब्लड सेड भी कहते हैं, ब्लड सेड का कुड कंटिन्यू, कि रक्तपात जारी हो सकता है। मतलब आप युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और रक्तपात बहुत ही बुरी तरीके से जारी रह सकता है। और 2 रूसी समर्थित क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता दी है। अब जो पूर्वी यूक्रेन के जो दो रूसी क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, लुहांस्क और डोनेस्क, तो ये दोनों रूसी क्षेत्र हैं, इनको स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। पहले ही बता दिया कि इनको मान्यता दे दी कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके, स्वतंत्र हो चुके हैं। और ये भी कहा, यूक्रेन सरकार को धमकी भी दी कि रक्तपात जारी रहने की संभावना है और रक्तपात जारी रह सकता है। और इसी दिन क्या हुआ था, भाषण के तुरंत बाद राज्य टेलीविजन ने पुतिन को क्रेमलिन पर हस्ताक्षर करते हुए तथाकथित डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक को मान्यता देते हुए दिखाया, जो रूस द्वारा
2014 में पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी युद्ध को बढ़ावा देने के बाद बनाए गए थे। अब देखिए 2014 में पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी युद्ध को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे, जब क्या हुआ था, क्रीमिया को अपने अंडर में किया था। और इसी दिन क्या हुआ था, रूस के संसद, जो अभी की बात कर रहे हैं, रूस के संसद के ऊपरी सदन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश के बाहर सैन्य बल का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। अब देखिए मेन बात आती है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को क्या होता है, अमेरिका और पश्चिम ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के लिए रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की पहली किस्त लगाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 23 फरवरी 2022 को अमेरिका और पश्चिम ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के लिए रूस के खिलाफ प्रतिबंध की पहली किस्त लगाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसमें दो बड़े रूसी वित्तीय संस्थानों और रूसी संप्रभु ऋण के खिलाफ प्रतिबंध है, और रूसी अभिजात वर्ग और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंध शामिल कर दिया गया है। और 23 फरवरी को ही क्या हुआ था, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के एक हिस्से को स्वतंत्र घोषित करने की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदम को प्रतिभाशील करार दिया है और कहा कि पुतिन के पास सबसे मजबूत शांति बल होगा। देखिए जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने किसका सपोर्ट किया है, रूस का सपोर्ट किया और कहा सबसे मजबूत शांति बल होगा, रूस के पास सबसे मजबूत शांति बल होगा, और व्लादिमीर पुतिन के कदम को प्रतिभाशाली करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया रूस के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा करने वाला नवीनतम देश बन गया है। प्रतिबंध रूसी संघ की सुरक्षा के 8 सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध और लक्षित वित्तीय प्रतिबंध लागू करेगा। तो सबसे पहले किसने प्रतिबंध किया है, ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया है रूस पर, और अमेरिका ने 2 रूसी वित्तीय संस्थानों के साथ साथ रूसी संप्रभु ऋण के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। इसने रूसी अभिजात वर्ग और उनके परिवार के सदस्यों को खिलाफ भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसके बाद में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त रूप से अमेरिका के अलावा अन्य पश्चिमी देशों जैसे कनाडा हुआ, यूरोपीय संघ हुआ और ब्रिटेन ने बैंकों और अभिजात वर्ग को लक्षित करने की योजना की घोषणा की है। जर्मनी ने रूस से प्रमुख गैस पाइपलाइन परियोजना को रोक दिया है। अब देखिए जर्मनी ने क्या किया है, रूस से प्रमुख गैस पाइपलाइन जो परियोजना है इसको रोक दिया है। तो अब क्या हुआ कि रूस जितनी भी एलाइड पावर हुई, जैसे जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, कनाडा हुआ, इटली हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सब क्या करने लगे, अब ये जो भी पश्चिमी ताकत थी वो सभी रूस के खिलाफ आ गई और रूस से प्रमुख गैस पाइपलाइन है वो परियोजना को रोक दिया। जर्मनी ने इस परियोजना को रोक दिया। अब मेन बात आती है 24 फरवरी को, जब इतना सब कुछ हो गया रूस के साथ, अब आती है 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को क्या हुआ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में एक सैन्य अभियान की घोषणा की और वह अन्य देशों की चेतावनी दे रहे हैं कि रूसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास के परिणाम में उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे, ऐसा आपके साथ होगा। और रूस ने ये धमकी दे दी कि अब हम हमला करेंगे, अब हम युद्ध करेंगे। तो ये चीज़ स्टार्ट होगी, 24 फरवरी को ही हमला कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों से हथियार डालने का आह्वान किया। अब देखिए जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने यूक्रेनी सैनिक से कहा कि आप हथियार डाल दो और आह्वान किया, और यह दावा करते हुए कहा कि ऑपरेशन को सही ठहराया कि सरकार देश के पूर्व में नरसंहार की देखरेख कर रही है। आप नरसंहार होगा, आप या तो आप लोग हथियार डालो या तो आप नरसंहार या रक्तचाप के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सब चीज़ें तैयार कर दी। इसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूक्रेन पर आक्रमण और अनुचित हमले की निंदा की है, दुनिया को रूस के जवाबदेह ठहराने का वचन दिया है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पुतिन से यूक्रेन पर हमला करने से सैनिकों को रोकने का आग्रह किया है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने कहा है, पुतिन से कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने से सैनिकों को रोकें। तो ये आग्रह किया है कि आप युद्ध से कुछ नहीं होगा, आप यूक्रेन पर हमला करने से सैनिकों को रोक दें। तो ऐसा लेकिन बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि रूस के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। सभी देशों ने उनका मतलब उनके आसपास जो भी चीज़ें थीं, जैसे गैस पाइपलाइन परियोजना है या फिर अन्य पश्चिमी ताकतें, वो सब उनका बंद कर दिया गया था। तो इसी वजह से रूस बिल्कुल नहीं मानेगा। और आज ये रीजन हुआ कि लगातार 4 दिन से वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और आज के दिन भी ये युद्ध चल रहा है। और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आपको हम बता देंगे। और इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, कोई भी
जो ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई भी आपको अपडेट पैदा होगी, कोई भी अपडेट आएगी युद्ध से रिलेटेड या फिर अन्य जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट बनेगी, तो उसको हम बहुत से जल्द अपडेट कर देंगे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।